गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 26 और 27 जुलाई का द हिंदू। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूज़ है, हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। क्या होता है, किस मामले में चल रहा है? ये केस चल रहा है, किसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है? हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। कौन से हाई कोर्ट के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इनके यहाँ से कुछ कैश बरामद हुआ था, इनके आवास से कैश प्राप्त हुआ। और कहाँ पर थे उसमें पोस्टेड? दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टेड थे, दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में के जज हैं। तो अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जुडिशियल काम है उससे इन्हें विरक्त रखा गया है। तो इन्हीं को हटाने का जो प्रस्ताव है, जज को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाया जा रहा है। तो इनके जो प्रस्ताव लाया जा रहा है हटाने का, तो इसमें किस सदन में लाया गया है इस बात को पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन अगर लोकसभा में लाते हैं तो 100 लोगों के साइन होने चाहिए, और राज्यसभा में लाते हैं तो कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर हों। लोगों से मतलब 50 सांसद। यहाँ पर 100 सांसद के हस्ताक्षर होने चाहिए। के साइन यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसका ग्राउंड क्या होता है? हटाने का आधार किस आधार पर लाया जाएगा? अगर किस आधार पर लाया जा सकता है, तो दो ही आधार हैं। एक है कदाचार, इंग्लिश में बोलते हैं मिसबिहेवियर, और दूसरा है असमर्थता, इनकैपेसिटी। अब इन आधारों पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर इस प्रस्ताव को जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके लिए एक जांच समिति बनाई जाती है। 3 सदस्यीय। इसमें एक होता है सुप्रीम कोर्ट के जज, प्लस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक होगा, और एक होता है विधि विशेषज्ञ। तो कमेटी कौन बनाएगा? सदन बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और ये जांच करके अपनी रिपोर्ट देती है। उसके आधार पर क्या होगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब प्रस्ताव पारित किया जाएगा विशेष बहुमत से। दोनों सदनों में, और इसके बाद इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी कर देता है। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करके पद से हटा देता है। ये है प्रोसेस। भारत में अभी तक किसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये हो गया जो जज को हटाने की प्रक्रिया, हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों। मतलब ये जो प्रक्रिया है किसके ऊपर, किस किस के ऊपर लागू है। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सेम प्रक्रिया से ही सीएजी को हटाया जाएगा, और सेम प्रक्रिया से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हटाया जाएगा। इन सब का प्रोसेस सेम रखा गया है। क्यों? ताकि इनकी स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, ताकि स्वतंत्र रूप से ये लोग काम कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में युद्ध के हालात बन रहे हैं। दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति है, और थाईलैंड में स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहाँ का तो पीएम बदल गया है। प्रधानमंत्री के ऊपर वहाँ पर केस चल गया, तो वो पद से ही हटा दिए गए हैं। एक है फिलिस्तीन को लेकर के न्यूज़। जहाँ पर इजराइल हमला कर रहा है उस पर फ्रांस ने कहा है, फ्रांस फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा सितंबर में। एक राज्य, यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग होता है देश के संदर्भ में। तो ये क्या है, बहुत बड़ा ब्लो है किसके लिए, इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल तो नहीं चाहता, और अमेरिका के लिए। इजराइल और अमेरिका के लिए क्या है, झटका है। क्योंकि एक टर्म अक्सर न्यूज़ में आता है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, टू स्टेट थियरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत किन देशों के संदर्भ में चर्चा में रहता है। तो ये है इजराइल और फिलिस्तीन। टू स्टेट थियरी यही है कि इन दोनों को ही स्टेट मान लिया जाए तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत भी टू स्टेट थियरी का समर्थक है, कि मतलब इजराइल एक अलग राज्य रहे देश और फिलिस्तीन एक अलग देश रहे। जो इनके बीच संघर्ष चल रहा है अभी गाजा में, उसी को लेकर के है केंद्र में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी, इनको लेकर है सब सेकेंड
एक मिनट। दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले पीएम हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो अगर हम पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर हैं नेहरू जी। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी। इन्होंने किसको बीट किया है, इंदिरा गांधी को। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। नेक्स्ट, अब हम लोग 27 तारीख के न्यूज़ देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आईसीसी को लेकर के। यहाँ पर आईसीसी इज नथिंग बट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आंतरिक जांच समिति। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, इसका गठन कब होता है, यही सब चीज़ें हमें जाननी है। तो इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि क्या है, 1997 में एक केस हुआ था विशाखा। कहाँ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ विशाखा जो था, विशाखा एक एनजीओ है जिसने केस किया था। इसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, अन्य संगठन भी थे। किस मामले पर था, मामला था एक भांवरी देवी का, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी, सामाजिक कार्यकर्ता। और ये राजस्थान में जयपुर में बाल विवाह को रोकने के लिए गई थी। बाल विवाह को रोकने के लिए गई थी और वहीं पर इनका सामूहिक बलात्कार किया गया। तो इनको न्याय दिलाने के लिए, भावरी देवी को, इन्हीं को न्याय दिलाने के लिए केस किया गया था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइंस जारी की। जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर आदेश दिया था। क्या था, इसी में इस बात को डिफाइन किया गया कि कार्यस्थल जो भी है वहाँ पर नियोक्ता मतलब जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयर बोलते हैं उसको, नियोक्ता को
आईसीसी का गठन करना होगा और जिसमें महिलाएं शामिल हों। आईसीसी दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक जांच समिति। नियोक्ता मतलब जहां पर आप नौकरी करते हैं, और इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी इस कमेटी में। और ये जांच करेगी। समिति तो ये कार्यस्थल पर होने वाला महिलाओं का जो उत्पीड़न था उसको लेकर पहली बार भारत में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके 10 वर्ष के लगभग एक दशक के बाद वर्ष 2010 में एक कानून सरकार ने पास किया। सरकार ने क्या, संसद ने एक कानून पारित किया जिसने विशाखा गाइडलाइन की जगह ले ली। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि विशाखा गाइडलाइन की जगह किस कानून ने ले ली। उस कानून का नाम क्या था? उसको साधारण रूप से POSH एक्ट बोला जाता है, 2010। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। कार्य करने की जगह पर जब शोषण होता है उस पर केंद्रित है केवल ही। मतलब कोई महिला जहाँ पर काम करने जाती है, चाहे सरकारी ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में या अनौपचारिक, वहाँ पर जाती है और उसके साथ कुछ दुराचार या दुर्व्यवहार होता है, तो उन मामलों को ट्रीट किया जाता है पॉस एक्ट के तहत, POSH एक्ट के तहत। जब इस एक्ट ने विशाखा गाइडलाइन की जगह ले ली तो इस एक्ट में भी प्रावधान किया गया क्या, इस एक्ट में भी प्रावधान था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के गठन करने का, कि प्रत्येक संगठन, चाहे हो सरकारी चाहे प्राइवेट, पब्लिक हो या प्राइवेट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा। बशर्ते वहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हों। तो जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अलग से आईसीसी का गठन का प्रावधान किया गया है। और जब ये आईसीसी का गठन होगा तो आईसीसी को में जो मेंबरशिप होगी वो कैसी होगी? आईसीसी में आंतरिक जांच समिति में 50% महिला सदस्य होंगी और एक सदस्य बाहरी होगा। बाहरी मतलब उस संगठन से नहीं होगा, जो ऐसे मामलों में एक्सपर्ट हो या जो सोशल एक्टिविस्ट हो। जो सोशल एक्टिविस्ट हो वो इसमें शामिल होगा, कम से कम एक व्यक्ति। इससे होगा क्या फ़ायदा? ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, कम से कम प्रभावी ना हो, जो नियोक्ता है उसका प्रभाव ना पड़े इस पर।
स्वतंत्र रूप से काम कर पाए इस कमेटी। जब ये कमेटी होगी तो इस कमेटी को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ दी गई हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है, NHRC है, ह्यूमन राइट कमीशन, उन सबको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो वैसे ही इसको भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं। तो ये क्या करेगी? मामले की जांच करेगी, और मामले की जांच करने के बाद 90 दिन में जांच कंप्लीट करेगी। 90 दिन में जांच पूर्ण, और जब जांच हो जाएगी तो अगर दोषी है तो कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। निर्दोष है तो कोई बात नहीं, और कार्रवाई की अनुशंसा अगर इसमें जो पीड़िता है वो कोर्ट जाना चाहती है तो उसमें सहयोग करना होगा। कोर्ट में जाने के लिए सहयोग करेगा एम्प्लॉयर। मतलब क्रिमिनल केस अगर दाखिल करना है कोर्ट में जाकर तो वो भी करेगी, और उसमें संगठन को सहयोग करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ICC। यहाँ पर एक प्रावधान और है, अगर जो पीड़िता है उसे 3 माह के अंदर शिकायत कर सकती है, घटना के 3 माह के अंदर शिकायत। एक और पॉइंट इसमें, जो ICC जब जांच करेगी तो जांच में क्या होगा, बहुत से प्रमाण इकट्ठा होंगे, एविडेंस आएंगे। इसमें हो सकता है गवाह भी हो, प्लस कार्रवाई होगी। ठीक है, इसके अलावा पीड़िता के स्टेटमेंट कि पीड़िता का क्या है कहना है, उसका एड्रेस होगा, नाम होगा उसमें। ये सब चीज़ें जो भी होंगी, ये जो कार्रवाई और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को क्या रखा जाएगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया को गोपनीय रखने का प्रावधान है। ताकि किसी की छवि ना खराब हो, विशेष रूप से पीड़िता की, प्रावधान किया गया है कानून में। इसी एक्ट में इस बात का भी प्रावधान है कि अलग से विशेष न्यायालय के गठन की बात की गई है। अगर पीड़िता कोर्ट जाती है तो विशेष न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान, ये विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, जिला न्यायालयों में या जिला अदालतों में। और विशेष न्यायालय जब गठित होता है तो उसका एक विशेष पर्पज होता है। क्या पर्पज होता है? ताकि मामले की सुनवाई त्वरित रूप से हो सके। त्वरित मतलब तीव्रता से हो सके, जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो और दोषी को दंड मिले और पीड़िता को न्याय मिल सके। अब ये पूरा घटना न्यूज़ में क्यों है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने या पिछले साल में कहा
कि बहुत से संगठन ऐसे हैं जहां आईसीसी का गठन ही नहीं किया गया। बहुत से संगठनों में, अब विशेष रूप से सरकारी वालों में भी नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको गठन किया जाए। तो ये लैक लस्टर अप्रोच है राज्य का महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर के, विशेष रूप से कार्यस्थल पर। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करवाने के लिए कहा कि सर्वे करवाइए और रिपोर्ट दीजिए। तो ये स्थिति को बयां करता है कि क्या है। अच्छा, ये मामला न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, आईसीसी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा में एक छात्र ने आत्मदाह कर लिया है। छात्रा ने कंप्लेन भी की थी, किसके पास? आईसीसी के पास शिकायत की थी, आईसीसी के पास शिकायत की थी, लेकिन सेक्सुअल की थी, किस चीज़ की शिकायत थी? सेक्सुअल हैरेसमेंट की। कौन कर रहा था? एक जो प्रोफेसर या टीचर था वही कर रहा था। लेकिन आईसीसी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। तो ये उस स्थिति को दिखाता है कि आईसीसी की स्थिति क्या है और कैसे काम करती हैं। प्रॉम्प्टली अगर काम किया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये हो गया आईसीसी को लेकर के। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट, काफ़ी न्यूज़ में है, अभी इसको लॉन्च होना है, उससे पहले ही न्यूज़ में आ चुका है। पहले तो हम जानते हैं क्या है निसार का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। निसार में एन फॉर है नासा, आई फॉर है इसरो, एस फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट है तो पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। यहाँ पर जो लोग नए हैं, जैसे नासा, नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब अंतरिक्ष संबंधी कामों को संचालन करती है नासा। और इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट, तो इसमें क्या लगा हुआ है? रडार लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इस सैटेलाइट में रडार लगा हुआ है। और कौन सा रडार है? सिंथेटिक अपर्चर रडार। रडार क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो सैटेलाइट है इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो कौन सी कक्षा में? पृथ्वी की कक्षा का नाम है SSPO, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन
सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। किससे भेजेंगे इसको? जमीन से वहां तक किससे भेजेंगे? किससे भेजेंगे मतलब रॉकेट कौन सा होगा? रॉकेट से भेजते हैं ना, तो रॉकेट का नाम है GSLV Mark 2। तो इसको GSLV से भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। यह रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्चिंग स्टेशन एक ही है हमारे पास, श्रीहरिकोटा। हर बार वहीं से करते हैं। और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। और कौन लॉन्च करेगा यहाँ से? इसरो का ही स्टेशन है, तो इसरो द्वारा किया जाएगा। और ये डेट भी दे दी इन लोगों ने 30 जुलाई को। तो ये तो हो गया पूरा लॉन्चिंग का प्रोसीजर। रडार से यहाँ हमें क्या समझना है? रडार का इस्तेमाल करके रडार के द्वारा पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन कैसे? चित्र खींच के। तो बेसिकली ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और तो जो अवलोकन का जो बताया जा रहा है इसमें, तो जो रडार में यूज़ करते हैं हम लोग कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के द्वारा चित्र खींचे जाएंगे और उसको कंपैरिजन करके कंप्यूटर में प्रोसेस करेंगे। बेसिकली रेडियो वेव्स के द्वारा चित्र खींचे जाएंगे या मैप बना सकते हैं। यहाँ पर रडार के बारे में एक चीज़ जाननी जरूरी है। यहाँ 2 रडार हैं। एक रडार है एस बैंड का रडार, एल बैंड का है एक, और डुअल रडार जो है ये पहली बार ऐसा है कि भेजा गया है। एल बैंड का रडार ये बनाया है नासा ने, ये नासा का है। और दूसरा है एस बैंड का रडार, एस बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये है इसरो का। ठीक। तो इन्हीं रडार की सहायता से इमेज ली जाएंगी। तो इसका उपयोग क्या होगा? एप्लीकेशन एक हो गया कृषि क्षेत्र में। इसमें क्या है? देखिए, पृथ्वी पर इमेज लेनी है, तो इमेज अगर फसल खड़ी है तो उसकी इमेज भी ले सकते हैं। तो फसल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी, ठीक है। वानिकी, इसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं, तो वनों के बारे में, कहाँ वन है, कितने क्षेत्रों में वन है, इसकी जानकारी। तीसरा, कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन में, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ा है कहीं पर, तूफान आ गया, तो इन सब की जानकारी हमें मिल पाएगी। या कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी है, इन सब चीज़ों के बारे में। कैसे? भूकंप का प्रभाव, जैसे यहाँ पे क्या गड्ढा हो गया, तो ये इमेज से पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर कुछ हुआ है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मिल पाएगी इसके माध्यम से। तो आपदा प्रबंधन में, कृषि क्षेत्र में, वानिकी, भूकंप, इसके अलावा जैसे कि आइस शीट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी हमें।
कि क्या कितनी तेज़ी से पिघल रही हैं, क्या है। वानिकी में वन कहाँ पर हैं, लकड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है, ये सब जानकारी हमें मिलेगी। कृषि में फसल के बारे में प्लस जैसे मृदा में नमी कितनी है, ये सब जानकारी मिलेगी। यहाँ एक बात नोट में लिख लेंगे हम लोग कि ये जो रडार है जिसकी यूज़ से हम लोग खींचेंगे, क्या होता है, रेडियो वेव्स यूज़ की जा रही हैं इसमें, तो दिन और रात दोनों में काम करेगा ये। दिन हो या रात हो, बादल हो तब भी काम करेगा। तो हर मौसम में इमेज लेने में, चित्र लेने में, काम करने में सक्षम है। और यह पूरे ग्लोबल कवरेज, इसका कवरेज होगा, पूरे विश्व को कवर करेगा। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।